नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज भारत देश में जाति और धर्म के नाम से हर जगह दंगे हो रहे हैं। भारत एक सेक्युलर देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े, स्वर्ण, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध तमाम प्रकार की कम्युनिटी के लोग रहते हैं और यहाँ देश एक संविधान से चलता है। लेकिन आज जो वर्तमान में दशा है वो बिल्कुल अलग ही हो जा रही है। इस देश में 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, तब देश पर कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। आज 2024 में देश पर कर्जा है 205 लाख करोड़, 3 गुना ज़्यादा कर्जा हो गया है। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले देश पर 55 नंबर पर भुखमरी आंकड़ा था और वर्तमान 2024 में आज देश पर भुखमरी का आंकड़ा 105 पर है, यानी कि बड़ा है, घटा नहीं है। सरकार ने तो हमसे वादा किया था कि 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, ऐसा झांसा भी दिया था। और हो न हो, लेकिन देश पूरी तरह से जाति और धर्म के अंदर घुसा जा रहा है। देश में कितनी दिन में हत्या होती है, बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, रेप होते हैं। अगर जो कहीं भी होते हैं तो दलित, आदिवासी, पिछड़े और कम्युनिटी में होते हैं। मैंने आज तक 15% सवर्णों में बलात्कार, रेप, मर्डर नहीं सुना, क्योंकि जिनके पास सत्ता में पूरा पावर है, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट में उनके लोग बैठे हुए, तो यहाँ कुछ नहीं होता। जैसे कि अभी एक बहराइच उत्तर प्रदेश के अंदर की घटना है। जब दुर्गा विसर्जन के द्वारा एक जुलूस निकाला जाता है तो मस्जिद के सामने डीजे पर गाने बजाए जाते हैं, मुस्लिम तरफ से कोई आवाज़ नहीं होती है, तो राम गोपाल मिश्रा नामक ब्राह्मण व्यक्ति मुस्लिम घर पर चढ़ जाता है, उनका धार्मिक हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा लहरा देता है। उसी बीच में आनंद फानंद में गोलियां चलती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी बीच में कुछ लोगों का कहना है और यहाँ तक भी बताया गया है कि भाजपा के विधायक ने कहा है कि भाजपा के 8 लोग शामिल हैं, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है और मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अगर पुलिस वाले ने 2 घंटा हमें समय दिया होता तो हम इस समस्या को खत्म कर देते, यानी बहराइच के पूरे मुस्लिमों को खत्म करते। अब यहाँ समझने की जरूरत है, अब वो कौन व्यक्ति है जो 2 घंटे का समय मांग रहे थे। और भाजपा के विधायक खुद इस बात को कबूल रहे हैं कि हमारे भाजपा के लोगों द्वारा ही ये दंगा कराया गया है। इसी बीच में अगर बहराइच में कहीं दंगा होता है, उसकी हत्या होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उस परिवार से मिलते हैं, उन्हें 10 लाख के ऊपर कोई मुआवजा भी दिया जाता है और उनकी पत्नी का नौकरी का वादा भी किया जाता है, जो राम गोपाल मिश्रा ने कोई देशभक्ति का काम किया हो इस तरह से। तो इसे हमें समझना की जरूरत है कि सरकार कहाँ पर सपोर्ट कर रही है। उसी समय में वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ हाथरस हत्याकांड व बलात्कार, उनके घर की तरफ ना गए, ना उसे कोई मुआवजा दिया गया, यानी कि पूरी तरह इस देश को धार्मिक एजेंडे के द्वारा चलाया जा रहा है। और बहराइच जो दंगा हुआ तो उसमें यूपी में एक लॉ एंड ऑर्डर इतना ही है कि लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, दलित, आदिवासी, पिछड़े के घर पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, यानी कि विशेष जाति पर बुलडोजर नहीं चलाए जाते। तो सुप्रीम कोर्ट के जो गवाही साहब दलित समाज के जज होते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप उल्लंघन करेंगे तो खामियाजा आप भुगतेंगे। अगर उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम, सिख समाज के सुप्रीम कोर्ट में जज हो तो न्याय हो सकता है। गवाई साहब ने बुलडोजर रोकने का काम किया, अन्यथा ये लोग वहाँ गए, यानी ये एक तरफ से ही काम हो रहा है, ये समझने की बहुत जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ अपने स्टेटमेंट में ये कहना चाहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब हम सवाल इनसे पूछेंगे, बांटेगा कौन और काटेगा कौन? यानी कि आज से कुछ सालों पहले ये हमने पढ़ा भी है, हमारे भारत में एसटी, एससी, ओबीसी इस देश के मूल निवासी है, इनको 6743 जातियों में बांट दिया गया है। तो वो बांटा किसने? घोड़ी पर चढ़ने के लिए रोका किसने? मूछे के कारण मारा किसने? मटकी छूने के कारण मारा किसने? गले में हांडी और झाड़ू लगवाया किसने? किसी दलित व्यक्ति के घर पर किसी की मृत्यु हो जाती थी, उसकी महिला को जिंदा जलाया किसने? सती प्रथा लाया कौन? बांटा किसने? काटा किसने था? तो आज ये बताया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये एक देश के मुख्यमंत्री का ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा रैली निकाली, उसमें कहा कि तलवार और बाला रहो। आज ये तलवार और बाला तो किसके लिए ये बोल रहे हैं? उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे होंगे, अमेरिका में, कनाडा में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये सवाल इशारा एसटी, एससी, ओबीसी की तरफ जा रहा है कि आप तलवार पकड़िए, हथियार पकड़िए, आप लड़ने के लिए जाइए।
ये तो खाली मंचों पर कहेंगे, ये यूट्यूब पर कहेंगे, ये ट्विटर पर कहेंगे, ये फेसबुक पर कहेंगे, बाकी ये लेके नहीं आने वाले। उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे लोगों को इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि 10 साल से सत्ता आपके पास है, सरकार आपके पास है, फिर ये हिंदू धर्म खतरे में कैसे? जिस दिन देश का प्रधानमंत्री सिख था और जिस दिन देश का राष्ट्रपति मुस्लिम था, उस दिन तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। आज जो इस देश को सरकार चला रहा है वो पूरे हिंदू समाज ही है। गांव के सरपंच से लगाकर केंद्रीय मंत्री के कैबिनेट मंत्री तक हिंदू धर्म के ठेकेदार, फिर इस देश को खतरा कैसे है? योगी आदित्यनाथ कहते बटेंगे तो कटेंगे, कौन बांट रहा है, किसको काट रहा है? अब योगी आदित्यनाथ से यही सवाल पूछना चाहते हैं कि 2014 में कांग्रेस की सरकार में कितना कर्जा था? 55 लाख का करोड़ रुपए। आज कितना है? 205 लाख करोड़। 1,55,000 करोड़ रुपए कर्ज बना, वो किसने बनाया? मुस्लिम ने बनाया। ये आपकी सरकार का ही जवाब देना पड़ेगा। देश में कांग्रेस की सरकार 2014 में 55 नंबर पर भुखमरी थी और आज वर्तमान सरकार में 105 नंबर पर है। अब जिस समय में नमक 2 या 3 रुपये किलो बिक रहा था, आज 30 रुपये किलो नमक बिक रहा है। यानी कि जिसका बिजनेस उसका बढ़ गया। उस समय गेहूँ की 11 रुपये किलोग्राम था, आज 22 रुपये किलोग्राम है। अब किसका ज़्यादा भाव बढ़ा, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और मोहित पांड्या करके एक बिजनेसमैन थे, यूपी पुलिस उनको उठा के ले गई हिरासत में, उसकी पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो उस परिवार से योगी आदित्यनाथ मिलते हैं, 10 लाख का मुआवजा भी देते हैं उसको, और उनके बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी देते हैं। यानी कि ब्राह्मण समाज के गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, वो दंगाई में शामिल था, और मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में होती थी। दोनों ब्राह्मण थे और भारत में ब्राह्मणों की संख्या है 3.5% ब्राह्मण। क्योंकि 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है तो उनके लोग कार्यपालिका में है, विधायिका में है, मीडिया में है और सुप्रीम कोर्ट में है, तो उनकी आवाज़ जल्दी चुनी जाएगी। क्योंकि देश का ST SC OBC 85% है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, इधर ट्विटर चलाना जानता है, फेसबुक चलाना जानता है, कि ना किसी तरह से सवाल उठाना चाहता है। जिसकी आवाज़ बुलंद होगी उसकी सुनी जाएगी। अब मिश्रा जी को भी तो मुआवजा मिला और मोहित पांडे जी को भी मिला। ये देश किस तरह से में जा रहा है? कर्नाटक कोप्पल में 2014 की घटना है। गांव में दबंगों द्वारा, मधुवादियों द्वारा दलित बस्ती जलाई जाती है, ऐसा कोई कांड हो जाता है तो उसी बुच में अब भी कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 98 लोगों को आजीवन कारावास होगी। यानी कि संविधान से देश चलता है और सुप्रीम कोर्ट कानून की चक्की धीरे पीसती है, लेकिन पीसती जरूर है। दलित आदिवासी पिछड़े ऐसे कारनामे में नहीं जाए। जैसे कि प्रदेश की राजधानी झांसी के अंदर भी एक ऐसी घटना होती है, किसी दबंगों के घर पर दलित व्यक्ति को मजदूरी के लिए बुलाया जाता है तो वो व्यक्ति मना करता है कि मैं मजदूरी करने नहीं आऊँगा, तो उस आदमी को उल्टा लटकाया जाता है पेड़ पर, उसके सिर पर बाल काट दिए जाते हैं और कालीन पोंछी जाती है। अब ये देश कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है? ये सब करने वाला कोई मुस्लिम तो है नहीं समाज, ये सब करने वाला। अभिनव अरोड़ा 10 साल के बालक हैं, जो उनके पिताजी आइसक्रीम का धंधा करते हैं, आइसक्रीम का धंधा चौपट हो जाता है। उनके बच्चे को उतारा जाता है अंधविश्वास, पाखंडवाद और धर्म की भक्ति फैलाने में। तो एक यूट्यूबर ने उनकी पोल खोल दी, तो बच्चा को बता दिया गया कि बच्चा क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा, तो उसकी पोल पकड़ी गई। इसे हमारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं है। देश को पूरी तरह से झोंका जा रहा है। और एक तरफ से हम बात करें कि देश में ST SC OBC और माइनॉरिटी, यानी कि ये जो लोग भी हैं, ये आपके बच्चे को पढ़ने देना नहीं चाहते, आपको आगे आना नहीं देना चाहते हैं। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, आज ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हो गई है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर वही बच्चे पढ़ा पाएंगे जिसके बच्चे पैसे वाले हैं। यानी कि समझना चाहिए कि ST SC OBC तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। यानी कि धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी को भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो हमारा पढ़ाई के माध्यम रोके जा रहे हैं। कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता ये क्यों नहीं कहता है कि दलित आदिवासी बच्चे पढ़े लिखे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, जज बने? ये क्यों? हर कोई नेता आकर यही क्यों कहता है कि हिंदुओं खड़े हो जाओ, हिंदुओं लड़ने के लिए तैयार हो जाओ? हर व्यक्ति आके हमारे लोगों को हाथ में तलवार पकड़ाने की बात क्यों करता है? जैसे मैं वापस दोहरा देता हूँ, प्रज्ञा ठाकुर BJP की सांसद रही थी, उन्होंने कहा था कि घर में तलवार है, अगर तलवार भी नहीं हो तो चाकू भी तेज कर लिया करो। अब बोलो ये किसकी तरफ इशारा जा रहा है? कन्वर्ट। इसके अलावा आज के पहले बात कर लो कि दलितों की महिलाओं पर स्तन कर लिए जा रहे थे,
और दलितों के गले में हार्डी और झाड़ू लगाया जाता। अगर दलित व्यक्ति की घर में किसी मृत्यु हो जाती, उसकी औरत को जिंदा जलाया। इन लोगों ने परेशान होकर धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपनाया, यानी कि वो कन्वर्टेड मुस्लिम है आज। वो पहले के ST SC OBC से, उनको एक भाई से दूसरे भाई को मरवाने के लिए ये तैयार किया जा रहा है। मुस्लिम मारे जाएंगे पहले, सबसे पहला टारगेट उनका मुस्लिम है, उसके बाद दलित है, उसके बाद आदिवासी पिछड़े को तो ये खुद खत्म कर लेंगे, क्योंकि उन्हें किसी तरह से सत्ता में रहना है। अंधविश्वास और पाखंड से लोगों का नोट लेना है, दंगे कराकर सत्ता लेना है और सत्ता में लेकर यहाँ पे अब उनको हम कहना चाहेंगे हम हिंदू जाग गए ST SC OBC, हमारे सुप्रीम कोर्ट में हिस्सेदारी हो। सुप्रीम कोर्ट में जो 6 जज हैं, उस 6 जज में एक तो दलित का होना चाहिए, एक आदिवासी का होना चाहिए, एक पिछड़े का होना चाहिए, एक क्षत्रिय समाज का होना चाहिए, एक मुस्लिम का होना चाहिए और एक सिख का होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों में काबिलियत नहीं है। कौन सा एग्जाम पास करते हो जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहे? अगर हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में, हमें जगह चाहिए, हम हिंदू जाग गए, हमें हक चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारा हक चाहिए, मीडिया में हमारे हक चाहिए, कार्यपालिका में हक चाहिए, विधायिका में चाहिए। जब हमारी हक की बात आती है तब ये लोग हंगामा करते हैं, जब कहीं दंगा करते हैं तब वो जागो हिंदू, हिंदू जाग गया। हमारी लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की है। आप डटे रहिए। और अपना सवाल एक ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये लोग हमें इतना ही चाहते हैं कि 15,000 रुपये ये महीने में कमाए, तो 5,000 रुपये तो रूम किराया देगा, 5,000 रुपये में उसका घर का खाना पीना चलेगा, और 5,000 रुपये के अंदर पेट्रोल डीजल घर चलाएगा। 15,000 से 16,000 रुपये ये कमाना देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि 15,000 रुपये से ज़्यादा पैसा कमा लेगा तो ये बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, प्रोफेसर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, वकील बनाएगा, जज बनाएगा। और हमसे आगे ये चाहते हैं कि हमारा घर का बर्तन साफ करे, ये चाहते हैं कि हमारे घर में झाड़ू पोछा करे, ये चाहते हैं कि हमारा ड्राइवर बने, ये चाहते हैं कि हमारे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाले, ये जानते हैं कि हमारे मॉलों में ये सफाई करे। इनको पता है कि दलित आदिवासी पिछड़ों को गुलाम बनाया जाए। उनके धर्म ग्रंथों ने तो उनकी महिलाओं तक को भी सुरक्षित हक नहीं दिया था। ये तो देश की राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, उन लोगों ने आंदोलन चला के देश को आगे लिए। तो हमारे महापुरुषों ने हमारी महिलाओं को तो हक दिए, उनकी महिलाओं को भी हक दिए। तो ये हमारे देश के दलित आदिवासी पिछड़ों को समझने की ज़रूरत है। और सबसे पहला मुद्दा होना है, अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो, कितने दिन तक आंदोलन करोगे, कितने दिन तक धरना प्रदर्शन करोगे? जब तक आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज बनाकर उन देश के 4 स्तंभ में वहाँ पर नहीं भेजोगे, तब से कोई लड़ाई होने वाली नहीं है। ठीक है, हमारे लोग लड़ रहे हैं, कब तक देश लड़ना है? अब जैसे कि दलित उदाहरण के लिए देखा जाए तो किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए जनरल के का 80 नंबर चाहिए, OBC के 70 नंबर चाहिए, SC के 60 नंबर चाहिए और ST को 50% नंबर चाहिए। ये होती है आरक्षण। अब स्वर्ण समाज की 15% संख्या है, उनको EWS आरक्षण दिया है। EW आरक्षण में 40 नंबर हो तो भी लिया जाता है। अब देश का आरक्षण का फायदा कौन उठा रहा है? दलित उठा रहा है, आदिवासी उठा रहा है, पिछड़ा उठा रहा है, जबकि हमें तो 60-70 नंबर लाने पड़ रहे हैं। और EWS का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गरीबी सेक्शन। तो क्या दलित आदिवासी पिछड़े में गरीबी नहीं है? ये 15% लोगों ने 50% सीटें पहले भी गिरी है, और पिछले दरवाजे से उन्होंने 15% लोगों ने EWS का आरक्षण दिया। हमारे लोगों ने आंदोलन करके गुर्जर मर गए, पटेल मर गए, यादव मर गए, आदिवासी मर गए, सिख मर गए, हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम लोग लड़ाई ही लड़ रहे हैं खेतों में, जंगलों में। हमें लड़ाइयाँ लड़नी है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। और उन लोगों ने 10% लोगों ने कब्जा जमा दिया देश की प्रत्येक जगह पर। तो हमें सचेत रहना चाहिए, हमें सबसे पहले जागृति करना चाहिए। हमारे लोग MLA MP अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तब तक हमारा भला नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले एक ही निवेदन करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मेन अपना मुद्दा है, उनको पकड़िए, हमारे बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उनसे बराबरी करवाइए। तो ये लोग तो चाहते हैं कि नौकर बने, ये वापस एक बार गुलाम बने। जय भीम, नमो बुद्धाय।